नमस्कार, मैं दमन तिवारी हूँ और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिवक्ता महोदय में, आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स में 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के, और आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स में आपके ज़रूरी विषय हैं और जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अपने पहले वीडियो में हमने बात करी LLB 3 ईयर्स कोर्स के आपके पहले पेपर के लिए जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के बात करी, और वहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के चर्चा की। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सेकंड पेपर है 3 ईयर्स कोर्स में, फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का संविदा विधि का, उसको लेकर के जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है आपके पहले सेमेस्टर का LLB 3 ईयर्स कोर्स में, वो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पोर्शन है। बाकी जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन है वो आपके अगले सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है। पहले सेमेस्टर के शुरुआती 75 धाराओं का आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अगर हम आपके सिलेबस पर जाएं तो आपकी जो 4 यूनिट है उसमें सबसे पहली जो यूनिट है वो आपकी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट से सामान्य परिचय करवाया जाता है। ऑफ़र का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रपोजल क्या है, ऑफ़र के कितने प्रकार होते हैं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। और जो पहली यूनिट है वो मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को लेकर के उसी के आसपास है। दूसरी यूनिट पर जब हम जाते हैं तो कंसिडरेशन को लेकर के सवाल है, मतलब कंसिडरेशन को लेकर के और कैपेसिटी को लेकर के कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब है, कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, और जो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है और उसका इफेक्ट क्या होगा अगर कोई अवयस्क है और वो अगर संविदा में आ जाता है, अगर वो संविदा कर लेता है तो उसका उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति क्या होगी और उसका प्रभाव क्या होगा। जब हम तीसरी यूनिट देखते हैं तो वहाँ पर वैलिडिटी को लेकर के, वैधता को लेकर के, डिस्चार्ज को लेकर के, उन्मोचन और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में लोग लायबिलिटी से उन्मोचित हो सकते हैं, और उसकी वैधता को लेकर के आपसे बातें की गई हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोर्सन है, अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट को लेकर के है, वाइड, वाइडेबल, वैलिड, इलीगल, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, और जो टाइम और प्लेस परफॉर्मेंस का है उसको लेकर के, इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के आपके जो टॉपिक है आपका इम्पॉसिबिलिटी वो है, ब्रीच का है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ब्रीच का मतलब क्या होता है, और अगर ब्रीच हो गई तो ब्रीच के बाद रेमेडीज़ को लेकर के, रेमेडीज़ में जो डैमेजेस हैं उसके काइंड्स हैं, और रिमोटनेस देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के सवाल है। तो जो आपका पूरा का पूरा जो ये 4 यूनिट का जो आपका सिलेबस है, 75 धाराओं का सिलेबस है, कॉन्ट्रैक्ट के बनने से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट के विभिन्न चरणों को होते हुए कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने तक, और कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर मिलने वाले रेमेडीज़ को लेकर के, डैमेजेस को लेकर के, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तक आपका पूरा का पूरा पोर्शन है। तो अगर हम इस चारों यूनिट में जो 75 धाराओं की आपकी चारों यूनिट है उसको लेकर के बात करें, कि यूनिट को लेकर के बात करें या अगर सवालों को लेकर के बात करें, तो जो सवाल आपके लिए सबसे पहला सबसे ज़रूरी है, आपको एक स्टेटमेंट आता है, सवाल एक स्टेटमेंट रहता है कि सभी करार संविदा हैं, सभी संविदा करार हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस। या इसी को ऐसे पूछ लिया कि एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट क्या, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के स्टेजेस क्या है। तो एक सवाल तो आपको मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मिलना है। जैसे इसका अगर मैं एक मॉडल बताऊं, एक सवाल ऐसा बताऊं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, मीन्स की एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट, कथन की विवेचना कीजिए, इसको डिस्कस करिए और उन शर्तों का उल्लेख कीजिए जो किसी करार को संविदा बनाने के लिए आवश्यक है। तो आप एक पॉइंट पर एक सवाल यहाँ पर नोट कर लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर एक्सेप्टेंस को लेकर के, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन को, कंसिडरेशन को जोड़ते हुए, एग्रीमेंट से होते हुए, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन से होते हुए कॉन्ट्रैक्ट बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वहाँ से आपको एक सवाल मिलना ये तय है। दूसरा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको ऑफ़र को लेकर के, ऑफ़र जब आप पढ़ रहे हैं तो ऑफ़र का मतलब क्या होता है, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कैसे होती है, ऑफ़र की रिवोकेशन कैसे होती है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ऑफ़र के प्रकार कितने हैं, ये पूरा का पूरा आपको ये पोर्शन देखना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो कैपेसिटी, संविदा करने के लिए जो सक्षमता है वो उसको लेकर के सवाल खूब आए हैं, तो वहाँ से उम्मीद है कि आपको सवाल मिल जाएगा। उसके बाद
और जब हाँ कैपेसिटी आप देख रहे हैं तो कैपेसिटी के साथ में ही आप माइनर के एग्रीमेंट को या माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को जो आपको पढ़ाया गया हो, जो आपके लिए उचित लगता हो, वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़िएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल पूछा जाए, लेकिन आप जब कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ जब आप मेजॉरिटी पढ़ते हैं तो वहीं से आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या एक माइनर व्यक्ति को, क्या एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकता है या नहीं। अगर उसने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी दशा में तो उसका प्रभाव क्या होगा। लीडिंग केस लॉज के साथ इस चीज़ को पढ़ करके आइए। कंसिडरेशन को लेकर के सवाल खूब पूछे गए हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन के साथ साथ आप ये भी देखिए कि जैसे एक सवाल आता है कि प्रतिफल के बिना कोई करार शून्य है, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। तो सवाल वहाँ पर यह भी बनता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर बिना प्रतिफल के, बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई आदमी इंटर इनटू एग्रीमेंट कर सकता है। सेक्शन 25 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन और इस बात को जो जनरल रूल है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, मीन्स विदाउट कंसिडरेशन एनी एग्रीमेंट इज वॉइड, ये जो उसका जनरल प्रिंसिपल है। और साथ ही साथ उसका एक्सेप्शन जो 25 में दिया हुआ है वो पढ़ करके आइएगा। कंसिडरेशन जब आप पढ़ रहे हैं तो एक और वहीं पर एक जुड़ी हुई चीज़ है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी टू कंसिडरेशन और प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या दो व्यक्तियों के बीच में, दो पक्षकारों के बीच में होने वाला संविदा है, होने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोई थर्ड पार्टी उसमें से कोई लाभ के लिए, कोई प्रॉफिट के लिए, कोई लॉस के लिए क्लेम कर सकता है? क्या कोई उसमें से निकलने वाले किसी आउटकम के लिए क्लेम कर सकता है क्या? तो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी टू कंसिडरेशन, दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इंग्लिश लॉ में किसको मान्यता मिली हुई है, इंडियन लॉ में किसको मान्यता मिली हुई है, इंडियन लॉ में किस बात की चर्चा नहीं की गई है, इन सब चीज़ों को कायदे से देख करके आइए। फ्री कंसेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट में जब आप फ्री कंसेंट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर देखिए कि जैसे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है, और जो भी उसके सारे प्रकार हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, कोवर्जन हुआ, मिस्टेक हुई, वो सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं कि जिनके होने पर कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो सारे के सारे ग्राउंड्स पढ़ करके आइए। और विशेष मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर आप देख करके आइए। उसके बाद जो अगला सवाल है, इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के खूब सवाल पूछा गया है। इम्पॉसिबिलिटी के साथ में आप तुलना करके आइए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की। आप देखिए कि जो बाजी करार है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वैगरिंग बोलते हैं, वेजरिंग बोलते हैं, बाजी करार बोलते हैं, जो मैच वगैरह में लोग पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप उसको पढ़ते हो, उसके साथ साथ आप इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या जिसको फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे, मंगनीराम वाला, सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनीराम का, मतलब लीडिंग जो भी केस है वहाँ पर पढ़ करके आइए। दोनों की तुलना करके जरूर आइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ए भी करके पूछा जाता है, कभी कभी तुलना करके पूछी गई है, और कभी कभी दोनों बड़े सवाल की तरह बन करके आ गए हैं। तो दोनों को देख करके आइएगा। उसके बाद आपके लिए जो एक बहुत जरूरी, मतलब फेवरेट सवाल है, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कल्प संविदा का मतलब क्या है। मोजेस वर्सेस मैकफर्लन का केस, अनजस्ट इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल, किसी दूसरे के पैसे पर, किसी दूसरे के धन पर किसी तीसरे आदमी को अमीर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। लॉर्ड डेनिंग, शायद लॉर्ड डेनिंग का है, लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट था। तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फीचर है कि कैसे वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल किए बिना भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो किस प्रकार से हो जाता है। और उसमें घबराइएगा नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल जब ऐसा आएगा तो वो ऐसा नहीं कि सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कई बार उसमें ऊपर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा होता है, वो अनजस्ट इन्वेस्टमेंट वाले केस में डिसाइड हुआ कोई स्टेटमेंट ही होता है, या कई बार उसमें, मतलब मैं बोलूँ तो तिकड़म करके कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहता है कि जिसको पढ़ने से लगता है कि ये सवाल तो अपना नहीं है, ये हम पढ़ करके नहीं आए हैं। वहाँ से आप वो सवाल छोड़ देते हैं, जबकि 68 टू 72 बहुत ही बढ़िया सवाल है। मीन्स आप केवल सेक्शंस लिख करके, उसकी हेडिंग लिख करके अगर उसको डिस्क्राइब करने लग जाएं, अगर इलस्ट्रेशंस लिखने लग जाएं, तो अच्छा खासा स्पेस आप कवर करेंगे और एक 15 में से करीब 13-14 नंबर का आप सवाल कर ले जाएंगे। वो सवाल जरूर करिएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके जाइएगा। ब्रीच को लेकर के सवाल जो है वो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का जो केस है वो पढ़ करके बहुत जरूरी हो जाइएगा। हेडले वर्सेस बैक्सेंडल के केस के जो प्रावधान थे, उस प्रावधान के अंतर्गत क्या है, किस प्रकार से मुआवजा वगैरह मिलेगा, किस प्रकार से जो उसमें सिद्धांतों की जो विवेचना कीजिए कि कैसे जो डैमेजेस का जो निर्धारण होगा, जो फिक्सेशन होगा, वो कैसे तय होगा, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल में कैसे तय किया गया, उसको आप देख करके आइएगा।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सवाल हो, क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट पूरा सवाल कभी मुझे लगता है आपके शायद 5 ईयर्स में पूछा जाता है। क्वांटम मैरियट आपके यहाँ पर सीधे कभी नहीं पूछा गया। हाँ, क्वांटम मैरियट कभी कभी ए बी के, जब ए बी करके पार्ट्स में सवाल आए हैं, जैसे रिमोटनेस मान लीजिए, ए बी करके सब सवाल आए हैं तो रिमोटनेस में आ गया, और रिमोटनेस के बाद बी में क्वांटम मैरियट पूछ लिया गया, इस प्रकार का सवाल है। तो क्वांटम मैरियट का सिद्धांत और उसके साथ साथ हेडले वर्सेस बैक्सैंडल का केस आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको पढ़ करके आइएगा। तो और एक सवाल वहाँ बीच में छूट रहा है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो वॉइड हो जाएंगे, जैसे हिंदी में कहें तो व्यापार अवरोधी करार है, विवाह अवरोधी करार है। तो क्या इस प्रकार के जो करार हैं वो उनकी विधिमान्यता क्या होगी, एक सवाल में पढ़ करके बताता हूँ कि विनिश्चित वादों की सहायता से व्यापार में अवरोध डालने वाले करारों की विधिमान्यता की विवेचना कीजिए। इसके अपवादों का यदि कोई है तो उल्लेख करते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। मीन्स कि जो लीडिंग केस लॉज हैं उनके माध्यम से आपको यह बताना है कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द ट्रेड, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग द ट्रेड जो है वो वॉइड है कि वैलिड है, इलीगल है, क्या है, उसके एक्सेप्शन है क्या। क्या मेरे ऑफिस में काम करने वाला, मेरे कार्यालय में काम करने वाला, मेरी दुकान में, मेरे फर्म में काम करने वाला उसी नाम से मेरे ठीक बगल में दुकान खोल सकता है क्या? तो क्या मैं उससे इस चीज़ का एग्रीमेंट करवा सकता हूँ क्या कि तुम मेरे ठीक बगल में मेरे नाम से या मेरे इस किलोमीटर की परिधि में आप ये दुकान नहीं खोलोगे, इस नाम से मेरे दुकान का जो मेरी गुडविल है उसको यूज़ नहीं करोगे आप? इस प्रकार का मैं किसी से एग्रीमेंट करवा सकता हूँ क्या? तो बाकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बात हुई। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और डैमेजेस का जो है, डैमेजेस को लेकर के जैसे सवाल आए हैं कि संविदा भंग होने पर पीड़ित पक्षकारों को उपलब्ध उपचारों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप हेडले वर्सेस बैक्सैंडल को पढ़ करके आइए, उसके फैक्ट्स को पढ़ करके आइए। जब उसके फैक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो शुरुआत कुल मिलाकर के आप कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन से करिए। कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन को लेकर के सवाल, एसेंशियल एलिमेंट को लेकर के सवाल, कंसिडरेशन को लेकर के सवाल, उसके बाद जो उसकी प्राइवेसी है उसको लेकर के सवाल, कंसिडरेशन के प्राइवेसी को लेकर के सवाल, कंसिडरेशन का होना जरूरी है कि नहीं, एक्सेप्शन है, उसको लेकर के सवाल, कैपेसिटी को लेकर के सवाल, कंसेंट, फ्री कंसेंट को लेकर के सवाल, इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और वैगरिंग को लेकर के सवाल, ब्रीच के बाद जो होने वाले कंसिक्वेंसेज हैं उसको लेकर के सवाल, डैमेजेस में जो उसके काइंड्स हैं और हेडले वर्सेस बैक्सैंडल में क्या निर्धारित किया गया उसको लेकर के सवाल, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इस प्रकार का सवाल। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत है, पर्याप्त से भी अधिक है, इसमें से आपको सवाल आ जाएंगे। अब अगर बात कर लें एक कुछ सवालों को अगर पढ़ करके देख लें, जैसे जो मैंने प्राइवेसी को लेकर के सवाल कहा, प्रिविटी को लेकर के सवाल कहा, सवाल है कि एक व्यक्ति जिस संविदा का पक्षकार नहीं है, एनी पर्सन जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई राइट क्या गेन कर सकता है, क्या कोई अधिकार अर्जित कर सकता है या नहीं, विवेचना कीजिए और इस नियम के बाद बताइए। मीन्स कि अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी से मैंने कहा था कि फला आदमी से जाकर के 100 रुपया ले लेना, तुम्हारा काम चलता रहे, तो क्या वो व्यक्ति 100 रुपया देने मात्र से उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी बन गया है? क्या उस 100 रुपये से होने वाला जो लाभ है, उस लाभ में उस व्यक्ति को भी मुझे देना पड़ेगा? इस प्रकार को लेकर के आपसे सवाल पूछा गया है। जब भी आप पढ़िए, जैसे आप वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, जब आप वैगरिंग की इम्पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, वहाँ इलस्ट्रेशन जरूर देखिए। ऊपर के शुरुआती 1-2 इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सीधे वैगरिंग ना पूछ करके, आपको सीधे इम्पॉसिबिलिटी ना पूछ करके आपको एक इलस्ट्रेशन दे दिया गया। अब अगर आपने बैरेक्ट में वो इलस्ट्रेशन देखा है तो इलस्ट्रेशन देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा सेक्शन और कौन सा इलस्ट्रेशन हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। बाकी जैसे ऑफ़र को लेकर के मैंने सवाल कहा, तो ऑफ़र में कई बार ऑफ़र के प्रकार भी पूछे गए हैं। ऑफ़र के प्रकार आप बहुत छोटा सा टॉपिक है कि काउंटर ऑफ़र का मतलब क्या होता है, प्रति प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, या इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है। इन्विटेशन टू ट्रीट लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, इन्विटेशन ऑफ ट्रीट का मतलब क्या हुआ है। इस प्रकार जनरल स्पेसिफिक में तमाम सारे लीडिंग केस लॉज हैं। वो इन्फ्लुएंजा वाला केस है, मैं भूल रहा हूँ उसको, पेन वाला है, स्मोक बाल पेन कंपनी वाला केस है। तो लीडिंग केस लॉज हैं। अच्छा देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा केसेज, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपके लिए एक बड़ा बोझ होगा बैरेट मुझे याद नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बैरेट किसी को भी याद हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन प्रयास ये करिए कि एटलीस्ट
जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो लिखिए। आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आया है तो सेक्शन 68 टू 72 आप ऊपर लिख दीजिए कि हाँ सेक्शन 68 टू, आप नहीं जानते हैं कि 70 में क्या था 72 में क्या था, लेकिन आपको पाँचों चारों हेडिंग याद है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है, और बाद में आप धीरे धीरे आप पहला फाइंडर ऑफ गुड्स लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 68 से 72 तो लिखिए, उसमें अगर आप सेक्शन 40-50 लिख दे रहे हैं तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार से है। बाकी मुझे लगता है ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है, दूसरा पेपर आपका है, उसके लिए बहुत पर्याप्त मटेरियल है। इसमें से आप नोट्स बनाइए, इसमें से आप पढ़ने को प्रयास करिए। नहीं पढ़ा था आपने तो पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो वाह वाह है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो अगला पेपर है मुझे लगता है फैमिली लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का है, उसको लेकर के हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो, शिकायत हो, समीक्षा हो, आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।